इंतहाई अहम मामला बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब और मंसूर अली खान साहब हमारे साथ हैं, जबकि सीनियर एनालिस्ट अबसार आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो नया मामला है, सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। सियासी हलकों में वैसे तवक्को भी इसी बात की जा रही थी, लेकिन क्या समझते हैं आप कि ये तो एक और महाज है जो खुल गया है, जिसकी एक और बहस छिड़ गई है, जिसके ऊपर बात करनी होगी अब? ये तो ठीक ऐसे ही होगा कि उसको रोकेंगे, उसके बाद पार्लियामान को दोबारा भेजेंगे, पार्लियामान दोबारा अप्रूवल करके भेजेगी और उसके बाद ये किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसमें 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जो शायद उनकी वजाहत कहीं किसी लीगल फोरम से जब तक आ नहीं जाए, मुझे लगता है ये थोड़ा मुतनाज़ा मामला रहेगा। आर्टिकल 191 जो है वो कहता है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, 2 अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स है, उनका तयन कर सकती है। लेकिन इसी आइन के अंदर 4th शेड्यूल के अंदर एक 655 है जो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतों के अंदर कानून साजी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रूल फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आए हैं उसमें इख्तियार बढ़ाने का तो जिक्र है, कम करने का जिक्र नहीं है। लेकिन फिर दूसरी शिकें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की तादाद है तो उसका तयन भी पार्लियामान करती है, बाकी रूल्स मेकिंग भी वो करती है। तो पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है ओवरऑल तमाम चीजों के ऊपर, उसी पार्लियामान के बनाए हुए आइन और कानून के नीचे ये अदालतें काम करती हैं, तो वो तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ आइन ने कुछ प्रोविजन दी हुई है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के। तो ये मामला बुनियादी तौर पर इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये 2 सियासी फरीकों के माबैन एक महाज है जिसका एक हल चाहिए, और उसमें अदालत दरमियान में इस वक्त, क्योंकि अदालत ने 184(3) के तहत जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल केसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें तकसीम आ चुकी है। आपने अगर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस अतर नईमुल्लाह ने जो कुछ लिखा अगर वो पढ़ लिया हो, या उससे पहले जस्टिस फाइज़ जो कुछ कह चुके हैं, या बाकी 4 जजेस कह चुके हैं, तो वो पढ़े तो लगता ये है कि अदालत के अंदर काफ़ी जजेस की आरा यही है कि जो अज खुद नोटिस का दायरा कार है और बेंच की तश्कील का जो तरीका कार है उसके अंदर कोई रूल्स बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो 1 मैन शो, इतनी बड़ी टर्म सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिख के दी कि ये 1 मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाई जा सकती। तो मुझे लगता है ये थॉर्नी इश्यूज है, अभी इस पे सियासी दर्जा हरारत ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे आने का भी फिलहाल इम्कान नहीं। जी ठीक है। अबसार आलम साहब, आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि टेक्निकलिटी के इस मामले में सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि बादियों नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है, लेकिन पार्लियामेंट को तो कानून साजी का हक हासिल है, तो क्या सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के जो इख्तियार हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा लगता है? देखिए, एक बात तो जाहिर है कि सदर जो है वो एक पार्टी बने हुए हैं इस वक्त, जाहिर एक पार्टी के कैंडिडेट भी थे, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि सदर के ओहदे पर पहुंच के वो पार्लियामेंट की किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, पूरी कौम के सदर बनेंगे। तो इसलिए उनका ये कहना कि ये नहीं किया जा सकता एक सियासी बयान तो है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल आईनी और कानूनी तर्जीह नहीं है, और ना ही बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं। जो आर्टिकल 191 का उन्होंने रेफरेंस दिया है सदर मुमलिकत में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन का जो है 191, वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. May make, ये जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, may make, shall make नहीं है इसमें। shall make होता तो फिर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुप्रीम कोर्ट की थी। may make का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी बना सकती है अगर बनाना चाहे, और उन्होंने बनाया पहले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं रह जाता है may make लिखने से। तो ये एक मिसइंटरप्रेटेशन मेरा ख्याल में जो भी उन्होंने मशवरा दिया है, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ये वो उन्होंने जो अपने फैसले से जारी किया। दूसरा, जैसे नदीम मलिक साहब ने फरमाया कि वो वापस भिजवा देगी पार्लियामेंट उनकी तजवीज़ को रिजेक्ट करके, और फिर ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। तो जाहिर है उसके बाद जो उन्होंने कहा है नदीम साहब ने, वो ठीक कहा है, जो उसके बाद फिर ये चैलेंज होगा। अब यहाँ पे वो बात कि कल जस्टिस अतर नईमुल्लाह साहब ने अपने फैसले में कही है कि किसी सियासी जमात की सियासी हिकमत अमली को सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे लेके जा सकती। झगड़ा तो यही है ना कि क्या सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, ये बुनियादी सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थोड़ी कम हो किए इस बिल में। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात फर्ज वाहिद से लेके दिए हैं, जिसको मौजूद जजेस खुद 1 मैन शो कह चुके हैं अपने फैसलों में। वो इसको इंटीरियर सुप्रीम कोर्ट का एक
मैं नहीं समझता कि काबिल तारीफ नाम है इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट कहना किसी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अब्सार आलम साहब, आपसे गुफ्तगू के दौरान तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सवाल पहले मंसूर अली खान साहब से कर लेते हैं। मंसूर साहब, एक तो आप कमेंट करना चाहें नदीम मलिक साहब की बात पर, अब्सार आलम साहब की बात पे तो कर सकते हैं। दूसरा ये सवाल ये कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह 25 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तफसीली नोट में ये लिखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ, अदालत गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार हुई। इस तफसीली नोट में उनकी इस राय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तलत हुसैन साहब ने चूंकि हमें ज्वाइन किया, वो मेरे सीनियर है, आप पहले उनसे सवाल कीजिए फिर मुझसे सवाल चले बेहतर हो गया। तलत हुसैन साहब, आपने ये सवाल सुना तो आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जो उनका नोट है वो तो बड़ा वाज़ेह है। इसके अंदर तफसील के साथ बयान किया गया है कि कैसे इस पिटीशन के मामले को निपटाया गया। इससे पहले अबहाम मौजूद था, जब से चीफ जस्टिस साहब और उनके 3 जो मौजूद मेंबरान हैं, तीनों ने मिलकर एक फैसला किया और बताया कि ये 3-2 से ये पिटीशन जो है ये एक्सेप्ट हो गई है। तब से एक अबहाम था। जो दूसरे जज साहबान के नोट से उनकी ऑब्जर्वेशन थी तफसीली जो सामने आई हैं, उसके बावजूद मामला तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल अतर मिनुल्लाह साहब ने तकरीबन तमाम नुकात का तफसील के साथ अहाता करते हुए बता दिया कि पिटीशन का फेट क्या था, इसकी किस्मत का फैसला कैसे हुआ। और ये भी उन्होंने सवाल का भी जवाब दे दिया कि उन्होंने अपने आप को बेंच से हटाया नहीं था, रिक्यूज नहीं किया था, डिसोसिएट नहीं किया था। उन्होंने ये भी बता दिया कि इस तमाम हंगामे का आगाज कहाँ से हुआ, आर्टिकल 63A की तशरीह कैसे की गई, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में उस नोट के बाद जो तज्जियाती बहस है उसको तो सेटल हो जाना चाहिए कि ये 2-3 का मामला नहीं है, 4-3 का मामला है। लेकिन ज़ाहिर है आईनी तौर पर अवाम अभी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी फील्ड में है और ये जो 4 नोट्स हैं ये भी फील्ड में है। तो आईनी तौर पर तो मेरे ख्याल में जुडिशरी को अब इसको टेकअप करना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर फुल कोर्ट के सामने ये मामला रख देने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं करेंगे। ठीक, मंसूर अली साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगा। एक तो इस तफसीली नोट पर आपकी क्या राय है, इस पर भी बताइएगा। और फिर अगर थोड़ा सा रिएक्शंस की बात की जाए तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस तफसीली नोट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें पीटीआई के हामियों की जानिब से काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि जो पीटीआई के हक में जब फैसला आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर पीटीआई के खिलाफ आ जाए तो एक मुहिम शुरू कर दी जाती, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसको एक और एंगल से देखना चाहूंगा सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे ओहदे हैं, जिस तरह सदर मुमलिकत का ओहदा हो गया या चीफ जस्टिस का ओहदा हो गया। हम हमेशा से यही समझते आए हैं कि ये लोग जो है न्यूट्रल गुजरते हैं और इनकी कभी भी कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं होती। लेकिन आज जो सूरत हाल बन चुकी है सियासी तौर पर, मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और अगर आपको पहले से पता होता है कि गेम से पता हो कि इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो मैच आपके लिए बोरिंग बन जाता है, मैच के अंदर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सियासी और अदालती सूरत हाल है, और मैं बड़ा ध्यान से अदालत का लफ्ज बीच में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन दोनों सूरत हाल के अंदर जो है सब कुछ प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या हम ये नहीं जानते थे कि पार्लियामेंट की जानिब से जब ये बिल मंजूर होगा और ये सदर मुमलिकत के पास जाएगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 99% लोगों को यही खदशा था, वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि सदर मुमलिकत इसको वापस भेज देंगे, और वही हुआ। हम अभी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और हम अभी से शायद ये यहाँ तक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर बेंच कौन सा बनेगा, उस बेंच के अंदर जजेस कौन से होंगे, और शायद हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद जब अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगा तो फिर इसका हाल क्या होगा या इसके साथ क्या कुछ किया जाएगा। तो इतनी पोजीशन ले ली गई हैं, पोल राइट पोजीशन इतनी ले ली गई हैं कि ये सारी सूरत हाल जिस तरह लग रहा है कि रिजल्ट सबको ही पता है कि आखिर में क्या होगा, जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए जहां पे बहस तकरार ना हो सके, आपस में नेगोशिएशन ना हो सके, बातचीत ना हो सके, तो बेहतर आउटकम की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर फंस गए हैं, एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जिसमें सब कुछ प्रेडिक्टेबल होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, ये जो बात मंसूर अली खान साहब कर रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसका वे आउट नजर नहीं आ रहा, कोई आउटकम भी इसका नजर नहीं आ रहा। एक टर्म तलत हुसैन साहब ने यूज किया बड़ी अच्छी, आईनी अबहाम। जब कहां पर आईनी अबहाम जहां पर पैदा हो जाए, अदालत कुछ ना कर पाए, पार्लियामेंट की जानिब से कोई राय ना आए, तो उस सूरत में क्या हो सकता है फिर नदीम मलिक साहब? स्टेलमेट है ना, यही से टकराव शुरू होता है। ये टकराव हमें पहले दिन से नजर आ रहा था कि हम टकराव की जानिब जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास एक रास्ता मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट अगर 11 रुकनी बेंच की तरफ, लार्जर बेंच की तरफ चली जाती या फुल कोर्ट की तरफ चली जाती, तो वहां से ये चीज
متوازن طریقے سے فیصلہ ہو کے اور وضاحت کے ساتھ سامنے آ سکتی تھی. 4 ججز جن کے اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو ان کے اندر رائے ایک ہے. 3-2 کا جو چیف جسٹس والا فیصلہ ہے اس میں رائے دوسری ہے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر جو ایک لائن تحریر کی ہے، انہوں نے کہا کہ کورٹ روم کے اندر ججز نے آپس میں طے کر دیا تھا کہ 4-3 سے پٹیشن ڈسمس کی جاتی ہے. آئی تھنک پیرا نمبر 10 کے اوپر یہ لائن ہے، اگر آپ اس کو زوم کر کے بھی دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے کورٹ روم کے اندر یہ چیز آپس میں ججز نے طے کر لی تھی کہ 4-3 سے یہ ڈسمس کی جا رہی ہے. تو پھر بعد میں یہ فیصلہ بدلا کیسے؟ 2 ججز جنہوں نے خود کو ریکیوز نہیں کیا تھا ان کو بینچ کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ باتیں کچھ عقل و فہم سے بالا ہیں. لیکن ابھی تو ہمارے سامنے جو مین ٹاپک ہے وہ صدر صاحب کے اس قانون کو واپس پارلیمان میں بھجوانے کا ہے. یہ ابھی بذات خود ایک نئی شکل ہمارے سامنے لے کر آئے گا. پارلیمنٹ اس کو دوبارہ سے اپروو کرے گی، دوبارہ اپروو کر کے صدر صاحب کو بھیجے گی. وہ 10 دن اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. اس کے دوران یا تو کہیں اس کے اوپر درخواست عدالت میں خود سے چلی جائے گی، یا اگر صدر صاحب کا وہ مدت پوری ہونے کے بعد یہ قانون بنتا ہے تو ساتھ ہی سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور پھر سپریم کورٹ کو 2 ایشوز کو طے کرنا پڑے گا. یہاں میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ متنازع معاملہ ہے، اس میں کلیریفیکیشن کے بغیر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی طور پر اختیار ہے. کلی اختیار یہاں نظر نہیں آتا. ایک تو 191 ہے جو یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا، وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ 2 چیزیں ہو گئی. لیکن اسی جو آئین پاکستان ہے اس کے 4th شیڈیول کے اندر ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دی گئی ہے کہ کون سے اختیارات وفاق کے پاس ہیں. دفاع ہے، انٹرنل میٹرز ہے، آپ کی خارجہ امور ہیں، اس طرح کے ایشوز کی پوری تفصیل ہے. وہیں پر ایک شک 55 ہے. شک 55 یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ باقی عدالتی اختیارات جو یا قانون ہے، پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ہیں، وہاں تو لا میکنگ وفاق کرے گا. لیکن سپریم کورٹ کا دائرہ کار کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ وفاق کے پاس جو سبجیکٹس ہیں وہاں اس کو اگر سپلیمنٹل پاورز دینی ہے تو اس کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے. یہ ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا کسی فورم کے اوپر. یا تو پارلیمان میں دوبارہ ہے تو پارلیمان اس کی وضاحت کر سکتی ہے تو کر دے. کیا کانسٹیٹیوشن امینڈ کرے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں صرف لا کے تحت؟ یہ میرے سامنے ایک سوال ہے، میرے پاس واضح جواب نہیں. سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو اس کو بھی انہیں 2 سوالات کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ کے ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رولز اپنے امینڈ کرنے چاہیے، تو وفاق کا آرڈر آئے بغیر، اس کا قانون آئے بغیر اگر عدالت خود بیٹھ جاتی ہے فل کورٹ اور اپنے پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ویسے ہی اڈاپٹ کر لیتی ہے جیسے سب چاہتے ہیں، بار چاہتی ہیں، ایسوسیشن چاہتی ہیں، سینئر وکلا ملک چاہتے ہیں، صاحب پارلیمان ملٹیپل ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس سے آئین پر بھی عمل درآمد ہو جائے اور عدلیہ کی توقیر پر بھی آنچ نہ آ پائے. ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں ندیم ملک صاحب، طلعت حسین صاحب، منصور علی خان صاحب اور ابصار عالم صاحب موجود تھے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ.